वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा स्टार्ट यूनिट 2 का पार्ट 1। यूनिट 1 पूरी हम कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। सब्जेक्ट चल रहा है आपका थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत में विषय वस्तु। ठीक है, सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में बीए प्रोग्राम में जो है। अब आज पढ़ने वाले हैं इनका नाम है अरस्तु, जो कि क्या है, पश्चिमी विचारक। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा यूनिट 1 में, जैसे हमने पूरा पढ़ा कि राजनीतिक चिंतक क्या होते हैं, राजनीतिक चिंतन जो है करने वाले कौन है, फिलोसफर्स कौन है। भारतीय वाले पढ़े एक तरफ हमने, दूसरी तरफ पश्चिम वाले पढ़े। तो अब यूनिट 2 में आपका क्या है, सारे पश्चिम वालों को पढ़ोगे आप, और यूनिट 3 में सारे इंडियंस को पढ़ेंगे। तो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से सीरीज। हम इनको पढ़ेंगे सबसे पहले। इनका नाम क्या है, अरस्तु। अब इनके बारे में बता दें, पहले ये देख लो सिलेबस। यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 2 पार्ट में है ये। अब ये है, इसके कितने पार्ट जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में जा रहे हैं। लेकिन ये कि वीडियो छोटी छोटी होंगी, जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे हैं, कुछ इसमें बड़ा नहीं है। सब पे आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सारे करेंगे और आसान भी है। अब इससे ईजी हो गया। बस यूनिट 1 थोड़ी सी ऐसा था कठिन, बाकी यूनिट 2 और 3 उससे भी आसान है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये थर्ड यूनिट में सारे इंडियन जितने भी विचारक हैं इनको पढ़ेंगे बेटा। ये देख लीजिए एक बार, ये मेरी इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आईडी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो वहाँ भेजूंगी। ये वाली पूरी पीपीटी वहाँ भेजूंगी, और सारे जितने आपके सब्जेक्ट्स करा दिए हैं मैंने, वो सबके लिंक्स वहाँ मिल जाएंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। 5th सेमेस्टर के मैंने 6-7 सब्जेक्ट करा रखे हैं आपके। अंडरस्टैंडिंग गांधी, जी में हिंदी में अनुवाद, एजुकेशन में जिनका लगा हुआ है योर लो योर राइट, सारे ही करवा रखे हैं। लिंक में देख लीजिएगा एक बार। चलिए बेटा, अरस्तु जी का नागरिकता पे हम विचार पढ़ रहे हैं कि इनका नागरिकता के बारे में सिद्धांत है कि नागरिक कौन है, नागरिकता की योग्यता क्या होती है, अयोग्यता क्या होती है, फिर ये कि इनकी आलोचना क्या है। बस 3 ही टॉपिक्स आ रहे हैं, नागरिक कौन है, नागरिकता की अयोग्यता कि नागरिक कौन नहीं है, प्लस फिर इनकी आलोचना वाला। ठीक है, आसान है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इनके विचार पढ़ेंगे। और ये बात देखो बेटा कि ये आज से कितने पुराने समय की बात है, उस समय के आधार पे इनके विचार हैं। ये अब के हिसाब से नहीं है, उस समय के हैं इनके। ठीक है, पश्चिम के विचारक हैं जो कि कहाँ के, यूनान के। और ये हैं कौन, प्लेटो के स्टूडेंट हैं ये, प्लेटो के विद्यार्थी हैं ये। इनके गुरु प्लेटो थे, अरस्तु के। ठीक है, प्लेटो खुद एक बहुत बड़े विचारक है, बहुत बड़े फिलोसफर हैं वो। वैसे ही ये भी बहुत बड़े फिलोसफर हैं। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड क्या है, कब के हैं ये, 384 BCE के हैं ये। ठीक है, बिफोर क्राइसिस के, मतलब बहुत पुराने ले लो पश्चिम। इसलिए इनको प्राचीन काल के कहा जाता है। जो ये वाले ना, इनको प्राचीन कहा जाता है। जो हमारे वाले में इतने पुराने नहीं है। हमारे वाले कितने हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं, क्यों हमारे हमें आज़ाद हुए 75 है। तो ये मान लो कि हमारे वाले लगभग 80 साल पुराने से ज़्यादा नहीं है। ये वाले बहुत पुराने हैं। इनको क्या कहा जाता है, प्राचीन विचारक। ठीक है, अगर पेपर में ये लिखा आ जाए कि ना उन्होंने पश्चिम लिखा, ना उन्होंने पाश्चात्य लिखा, उन्होंने लिखा प्राचीन विचारक, प्राचीन फिलोसफर, तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब इनके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तब ये देखना हमें कि इनकी अरस्तु जी की नागरिकता पे क्या क्या सोच थी। और ये विचार जो है इनकी किस बुक में, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नाम की इनका ग्रंथ है, उसमें है ये। ठीक है, राज्य में निवास करने मात्र से ही नागरिकता नहीं मिलती। इन्होंने क्या बोला, नागरिक कौन नहीं है, जो राज्य में रह रहा वो नागरिक नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कोई विदेशी लोग हैं, वो यहाँ के रह रहे हैं कुछ समय के लिए, घूमने फिरने आए हुए तो यहीं रह रहे हैं, उनको इन्होंने नागरिकता नहीं माना, उनको नागरिक नहीं माना इन्होंने। ठीक है, दूसरा इन्होंने स्त्रियों को नहीं माना कि औरतों की कोई वैल्यू नहीं है इनके हिसाब से। मतलब इन्होंने ये वाली बात रखी कि औरतें सिर्फ घर में काम करती हैं, घर में रहती हैं, घर के 4 दीवारी तक सीमित है, तो औरतों को क्या नागरिकता देनी, इन्होंने औरतों को नागरिकता नहीं दी। ठीक है, और यही वाले टॉपिक आगे जाके आलोचना में बहुत ज़्यादा उठेंगे। अभी बस बेसिक पढ़ते हुए चलो। दासों को नहीं दी, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो काम करने आते हैं, उनको इन्होंने नागरिकता नहीं दी। ठीक है, नागरिक नहीं माना। विदेशी नागरिक जो बाहर से आए हुए उनको नहीं माना। ठीक है, और क्या, अल्पया के कारण बच्चों को भी इन्होंने नागरिक नहीं माना। इन्होंने क्या विचार रखा कि बच्चों को समझ नहीं होती, वो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उन्हें बस खेलने से मतलब है,
तो ये इन्होंने उन बच्चों को भी नहीं माना। ठीक है। तथा नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त व वृद्ध नागरिक हो। अब जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड एज में जा चुके हैं, उनको भी इन्होंने नागरिक नहीं माना। ठीक है। बच्चों को, दासों को, महिलाओं को, वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने उस लिस्ट से ही हटा दिया नागरिकता वालों से। ठीक है। राज्य से निकासित व्यक्ति, जिसको सरकार ने निकाल दिया, ठीक है, निष्कासित व्यक्ति, ठीक है, मत अधिकार से वंचित व्यक्ति, जिसको वोट से नहीं देने का अधिकार है, मान लो 18 से छोटे वाले सारे वो हो गए जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो सारे व्यक्ति को वो नागरिक नहीं माना उन्होंने। अभियोग चल रहा हो, जिसपे प्रोसेस चल रहा हो, अभियुक्त बनने का अधिकार रखने वाले कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि संधि द्वारा यह अधिकार तो विशेष विदेशी ही प्राप्त कर सकते हैं। अभियोग क्या होता है बेटा? प्रोसेस, कि अगर कोई बंदा अपने लिए नागरिकता मांग रहा है, उस पर प्रोसेस चल रहा है, उसको भी ये नागरिक नहीं मान रहा, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी विदेशी आके हमारे देश की नागरिकता ले ले। ये इनकी सोच है उस टाइम पीरियड की। बस ये चीज़ याद रखो कि इन्होंने व्यापारियों को मना कर दिया कि कोई भी बाहर से व्यापारी हमारे यहाँ आ रहा है नागरिक बनने के लिए, उसको, कि अगर वो यहाँ आके रह भी रहा है तब भी उसको नागरिक का दर्जा नहीं मिलेगा, औरतों को नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा, दास को नहीं मिलेगा, वृद्ध व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा, और जिन पे प्रोसेस वगैरह चल रहा है उन पे किसी पे नहीं मिलेगा। ठीक है। ये इनकी शर्तें की लिख लीजिए बेटा। बाकी नागरिकता के लिए अयोग्य, वही चीज़ है, दोबारा एक बार कर देती हूँ। अरस्तु के अनुसार दास, ठीक है, विदेशों में जन्मे व्यक्ति, बाहर के लोग, श्रमिक, जो गरीब लोग होते हैं, काम वाम करने हैं, दास वाली कैटेगरी में आ गए। कारीगर, शिल्पकार, विदेशी नागरिक, कार्य में अभियोक्ता प्राप्त व्यक्ति, राज्य से निष्कासित, मताधिकार से वंचित। स्त्रियों, बच्चों को नागरिकता के प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बौद्धिक शक्ति से हीन है। इन्होंने क्या बोल दिया कि औरतें प्लस बच्चे प्लस वृद्धों को इन्होंने बोल दिया कि इनके पास दिमाग नहीं है, बौद्धिक शक्ति से इनको हीन कर दिया गया। अब देखो, है ये बहुत बड़े विचारक। ठीक है। इन्होंने पता नहीं कितने ही देशों के संविधान पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन सोच देख लो ऐसी है। तो यही की आलोचना भी आगे रच की आलोचना होगी इनकी। देखो बेटा, इन्होंने ये तो बता दिया कि इनके हिसाब से नागरिक कौन नहीं है। अब करेंगे कि नागरिक कौन है इनके हिसाब से। ठीक है। कि किन किन को इन्होंने योग्य माना नागरिकता के लिए, कि नागरिक कौन हो सकते हैं। ठीक है। देखो, नागरिकता की योग्यता में क्या रहा? सबसे पहले नागरिकता के लिए शासन करने के योग्य के साथ साथ शासन करने का गुण भी होना चाहिए। नागरिकता के लिए क्या है कि शासन करने की तुम्हारे पावर हो, प्लस उसका गुण भी हो कि तुम शासन कर सकते हो। जैसे मान लो राज महाराजा वाली कैटेगरी को ले रहे हैं उसमें नागरिकता में, कि ये लोग कहलाएंगे नागरिक। जिन व्यक्तियों को राज्य के कार्यों की रुचि हो, जिसको राज्य मतलब सरकार के कामों में रुचि हो, जो सरकार में हो, उन्हें ही नागरिक बनाया जा सकता है। मतलब सिर्फ ये से ये बोल रहे हैं कि जो सरकार का अंग है ना, हमारे 3 सरकार के अंग है, उन्हीं को ही नागरिक बना रहे हैं। नागरिकता के लिए व्यक्ति के पास निजी संपत्ति व अवकाश का होना अनिवार्य है। निजी संपत्ति मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी हो उस बंदे के पास, और उसके पास टाइम हो। अवकाश का मतलब क्या? उसके पास टाइम हो राज्य देश के बारे में, हमारा जो हमारा एक सरकार है, हमारी जो देश है, उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम हो। बिजनेसमैन को उस कैटेगरी से इन्होंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, है ना, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो देश के बारे में सोचे, इसलिए उनको कैटेगरी से हटा दिया। दूसरा क्या बोला कि जो बंदे के पास खुद की संपत्ति हो प्लस अवकाश, मतलब उसके पास समय हो देश के बारे में, सरकार के बारे में सोचने के लिए। ठीक है। नागरिक बनने के लिए व्यक्ति में बौद्धिकता और नैतिकता योग्यता होनी चाहिए। मतलब उसके पास पूरी सोच समझने की एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, है ना। जैसे इन्होंने बच्चों को हटाया कैटेगरी से, लिस्ट से नागरिकता की। क्यों? रीज़न क्या दिया? कि बच्चों में समझ नहीं होती, औरतों में समझ नहीं होती। इन्होंने बोला, इनके शब्द है ये, मेरे नहीं है, कि औरतों में समझ नहीं होती, प्लस जो बड़े लोग होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, उनमें समझ नहीं होती इनके हिसाब से। तो इन्होंने यही बोला है कि जिनमें समझ है, जो बौद्धिक स्तर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको नागरिक मानेंगे ये। उपयुक्त योग्यता प्राप्त व्यक्ति को नागरिक बताया जाएगा, जिसके पास ये सारी सिचुएशंस रखी है इन्होंने। ठीक है। अवकाश का महत्व। अवकाश क्या होता है? कि अरस्तु के अनुसार वही व्यक्ति को नागरिक हो सकते हैं जिसके पास अवकाश हो, जिसके पास टाइम हो। ठीक है। अरस्तु अवकाश का अर्थ छुट्टी या आराम से नहीं, छुट्टी अवकाश हम सोचते ना अवकाश मतलब हॉलीडे, वो वाला हॉलीडे नहीं।
सक्रियता से लेना है, ठीक है, कि वो बंदा इतना फ्री हो कि वो सरकार और देश के बारे में सोच सके। अरस्तु के अनुसार शासन करना, सार्वजनिक क्रियाओं में भाग लेना, शासन करना, सार्वजनिक जो हमारे समाज के काम है उसमें भाग देना, समाज सेवा के कार्य में काम करना, विज्ञान व दर्शन का ज्ञान प्रदान करना, अवकाश के अंतर्गत आता है। इनके हिसाब से क्या है, अवकाश के अंतर्गत इन्होंने किस चीज़ को बोला कि समाज में पार्टिसिपेट करना, कि तुम इतने बिजी ना हो कि तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, समाज के काम में आओ तुम। जो व्यक्ति इन कार्यों में भाग लेता है वह नागरिक बन सकता है, इनके इन्होंने ये बोला, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अरस्तु ने अवकाश व्यक्ति को ही नागरिक बताया, जिसके पास टाइम है, जो सरकार को समाज को समय दे रहा है, सिर्फ वो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोली है, अभी मैं रीडिंग, चलो आलोचना वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले एक बात समझो कि इन्होंने क्या बोला है, जो बंदा न्याय में पार्टिसिपेट कर रहा हो, जो बंदा सरकार में पार्टिसिपेट कर रहा हो, सिर्फ उसको नागरिकता दी जा सकती है। अब इस वाली बात को समझो, तो सरकार में तो कितने बंदे हैं टोटल, राज्यसभा में कितने बंदे, 250, लोकसभा में कितने बंदे, 545, तो ऐसे टोटल अगर बनाए तो कितने बन रहे हैं, 750 बन रहे हैं। 750 बंदे सरकार में आ गए। न्याय वाले बंदे बोल रहे हैं कि जो न्याय योग्य हो, जो न्याय कर सकता हो, जिसमें इतना हाई लेवल का दिमाग हो, तो ये न्याय वाले कौन हो गए, जजेस हो गए। तो टोटल कितने जज होंगे, अगर हम न्याय व्यवस्था को उठाएं तो वकीलों को हटा दो, क्योंकि वकील का काम होता है केस लड़ना, है ना, होते हैं वो दिमागदार, बौद्धिक लेवल जो इन्होंने ये बोला है वो है उनके पास, लेकिन वो न्याय तो नहीं कर रहे, इन्होंने न्याय वाली बात भी बोली है। तो ये कि अगर सारे जज उठा लो, सारे दिमागदार बंदे भी उठा लो, तो उनके 5,000 हो गए। न्याय व्यवस्था से अगर उठा लिया और सरकार में जो बंदे हैं उनको उठा लिया, तो 750, ये 750 हो गए। तो टोटल कम से कम 5,700, तो आधा ज़्यादा लोगों को तो नागरिकता ये दे ही नहीं रहे, एक मुट्ठी भर लोगों को नागरिकता दे रहे हैं ये, अगर ये इनके आधार पे चले कि योग्य बंदे हों। औरतों को उन्होंने हटा दिया, कुछ हो, जो 50% आबादी औरतों की होती है ना, औरतों को तो उन्होंने हटा ही दिया। अब बुजुर्ग व्यक्ति को हटा दिया, ये बोल के कि उनके पास दिमाग नहीं होता। एक बात बताओ, अगर दिमाग की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो लोग बूढ़े होते हैं ना उनमें ही होता है, क्योंकि उनको तजुर्बा होता है, उनके पास विवेक होता है। जितने भी हमारे नेता ले लो बड़े बड़े, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, ये सब कोई यंग लोग थोड़ी हैं, 60+ वाले हैं सारे। क्यों इतने समझदार हैं वो, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनके पास तजुर्बा है, विवेकशील हैं वो। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनका एक बार चेहरा देखो आप, कितना उनके चेहरे पे तेज है ना। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या वो यंग एज में है, वो भी तो ओल्ड एज में है, और सबसे बड़े पद पे हैं वो हमारे देश में। तो इनकी जो ये अरस्तु जी का जो विचार है ना, ये अतार्किक है, जिसका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ये इन्होंने कुछ भी बोल दिया, बच्चों को नहीं दिया, उनको नहीं दिया, दासों को नहीं दिया। एक तरफ तो ये वाली बात बोल रहे कि नैतिकता के योग्य हो, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, जो सर्वेंट्स हैं उनको दिए ही नहीं अधिकार। तो ये तो फिर एक तरीके से हो गया ना, अव्यवहारिक हो गया। इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, और इनका जो सिद्धांत है ना वो आज के लिए, आज के समय के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। आज के उसमें ये योग्य भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि नागरिकता जो दी जाती है उसका आधार क्या होता है, कि जो बच्चा जहाँ पैदा हुआ उसको नागरिकता मिल गई, वो वहाँ का नागरिक है, ठीक है। जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है उसी दिन वो वहाँ का नागरिक बन जाता है। उसका आधार कार्ड, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें उसका पूरा सब कुछ ब्यौरा उसमें होता है, ठीक है। प्लस वंशानुक्रम, कि जो जिसके माँ बाप जहाँ के हैं उसका बच्चा जो होगा नया, वो वहाँ का नागरिक कहलाएगा। ये वाली बात आ गई। दूसरी ये कि चाहे इंसान गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो काम करने वाले हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब नागरिकता की लिस्ट में आते हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। जब तक वो व्यक्ति पैदा हुआ जिस दिन, उससे लेके मृत्यु तक, चाहे वो कितनी ही ओल्ड एज में हो, वो कहलाएगा नागरिक ही। और ये बात सिर्फ हमारे कोई देश में नहीं, हर देश में चले जाओ, सारे ही देश में करंट नागरिकता के जो रूल है ना बेसिक, वो यही है। हल्के से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन इससे ज़्यादा लगनी है। और जो ये अरस्तु जी ने दिया, ये बिल्कुल ही मतलब इलॉजिकल वाला है, ठीक है। इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा आलोचना है, क्योंकि उन्होंने व्यापारी, वुमन, बच्चे, दास, ओल्ड, विदेशी, सबको हटा दिया इन्होंने। कोई इन्होंने वो नहीं रखी कि दूसरे लोग कैसे बोलेंगे नागरिकता। आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी आलोचना क्या है, जो अब का हमारा आधुनिक लोकतंत्र है उस पर ये इनकी एक भी बात लागू नहीं हुई। बाकी के जितने विचारक आएंगे, जो हमारे भारतीय विचारक आएंगे, पश्चिम वाले भी आधे, उनकी बातें तार्किक है, बातों में फैक्ट है,
जो बात मतलब सही है और वो लागू आज के समय में भी हो रही है, लेकिन इनकी बातें कैसी है जो आज बिल्कुल लागू नहीं हो सकती, ठीक है। नॉट फिट फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। अरस्तु द्वारा दी गई परिभाषा आधुनिक प्रजातंत्र पर सही नहीं बैठती। क्यों? देखो, इन्होंने सबको ही तो मना कर दिया। बच्चे मना कर दिए, वुमन मना कर दी, व्यापारी मना कर दिए, ओल्ड वाले व्यक्ति सारे, वृद्ध व्यक्ति मना कर दिए, विदेशी व्यक्ति मना कर दिए, अभियोग वाले मना कर दिए, जो बंदे श्रमिक वगैरह उनको भी मना कर दिया इन्होंने। तो सारे ही तो मना हो गए, बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ किन लोगों को दे रहे हैं ये, कि जो सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं वो, जो न्याय में पार्टिसिपेट करते हैं जजेस वगैरह वो, जिनमें बहुत हाई लेवल का दिमाग है वो। अभी कैसे पता चलेगा कि किसमें कितना दिमाग है ना? ऐसा कोई मीटर थोड़ी को तुम दिमाग को माप रहे हो कि किसमें कितना इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये कि इन्होंने जो ये बनाई, इनका जो ये सिद्धांत है बहुत ही एक तरीके से गलत है, सही नहीं बैठता। आधुनिक युग में के लोकतंत्र युग में आधुनिक लोकतंत्र के सभी नागरिक ना तो विधि निर्माण में भाग ले सकते हैं। इन्होंने जो बात बोली थी विधि निर्माण वाले, न्याय व्यवस्था में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा ही है कि जो हम लोग हैं, हम थोड़ी ना विधि निर्माण में पार्ट ले सकते हैं। कानून बनाने में हम कैसे पार्ट ले सकते हैं? हम तो सिर्फ वोट दे सकते हैं ना। 135 करोड़ प्लस लोग हैं, सारे नागरिक हैं हमारे देश के, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या तो देखो हमारी कितनी है, और ना ही न्याय प्रशासन में। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने वाली बात बोली है वो बिल्कुल यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नागरिकता का अगर ये आधार है कि तुम सरकार का पार्ट हो और न्याय व्यवस्था का पार्ट हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। सब उसका पार्ट कैसे हो सकते हैं, है ना? क्या बोल रहे बेटा? ये सैद्धांतिक अन्याय विरोध क्या हो रहा है ये? क्या अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित के में वृद्धि है। अरस्तु जी ने क्या बोला? सार्वजनिक हित जो एक पर्सनल बंदे की हित होते हैं उसके ऊपर ये वृद्धि में जा रहे हैं, ठीक है। इससे यह भी निष्कर्ष निकल जा सकता है कि राज्य की जनसंख्या के सभी वर्गों को शासन क्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए अथवा सभी नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए, परंतु अरस्तु ने सीमित नागरिकों को व्यवस्था के जनसंख्या में एक बड़े भाग को सार्वजनिक हित से वृद्धि से रोक दिया। एक बड़े भाग को, क्योंकि देखो औरतें हो गई, बच्चे हो गए, इन सबको अगर लिया जाए तो ये 50 से भी ज़्यादा बन रहे हैं, 70% लोग तो यही हो गए, इन्होंने इनको रोक दिया। फिर ये वाली बात बोल रहे हैं कि सभी को नागरिक बनने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसमें बनने के लिए, जो कि एक इलॉजिकल बात है जिसका कोई तुक ही नहीं निकल रहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। इनकी खुद की बात ऐसी है जो समझ से परे है। तीसरा क्या? कठोर सिद्धांत, रिजिड होता है ना एक तरीके से, गलत, रिजिड। अरस्तु की नागरिकता संबंधित अवधारणा अपनी प्रकृति से एक कठोर सिद्धांत है। उनसे इस प्रकार की कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की है कि यदि कोई व्यक्ति अनागरिक उचित व आवश्यकता योग्य प्राप्त कर ले तो उसे नागरिक बनाया जा सके। नागरिक बनने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार को अभी नागरिकता मिल गई हमारे देश की। जो अक्षय कुमार है हमारे देश के नागरिक नहीं थे, पहले कनेडियन थे वो, बट ये उन्होंने अप्लाई किया, फिर उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे कि कोई अपराधी तो नहीं है, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, मतलब ऐसे पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके पूरा प्रोसीजर है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, आपको नागरिकता दी जा सकती है। अब ये उस देश पे डिपेंड करता है कि वो आपको नागरिकता दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो जो अक्षय कुमार है उनको रिसेंटली नागरिकता मिली है। इंस्टा पे देखना, उन्होंने पोस्ट डाला है, उनको रेड कलर का एक बड़ा सा एनवलप जैसा भेजा गया, काफ़ी सुंदर था, देखिएगा। तो ये कि जो प्रोसीजर है हर देश का अलग है। दोहरी नागरिकता भी आप रख सकते हो कि आप इस देश के नागरिक भी और वहाँ की नागरिकता भी आप नहीं छोड़ रहे, वहाँ की नागरिकता भी आप रख रहे हो। ऐसे पूरे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि अगर तुम्हें लेनी है नागरिकता तो तुम कैसे ले सकते हो। ऐसी कोई व्यवस्था के बारे में उन्होंने बात की ही नहीं है। प्लस नागरिक बनने की जो योग्यता वो इतनी रिजिड बनाई है इन्होंने कि जिसमें किसी को इंक्लूड ही नहीं कर रही है। लोग बचे क्या, 10-20 लोगों को नागरिक बनाओगे आप अपने देश का। राज्य में ऐसे श्रमिक जो बाद में अवकाश योग्यता शिक्षा व संपत्ति प्राप्त कर ले, वे भी नागरिक बनने का दावा नहीं कर सकते। जो ये गरीब लोग हैं जिनको श्रमिकों को इन्होंने हटा दिया, काम करने वाले शिल्पकार हो गए जिनको सबको हटाया इन्होंने, अगर वो काम पढ़ लें, शिक्षा और संपत्ति ग्रहण कर ले, अमीर हो जाते हैं, तो उनको भी इन्होंने वो ही नहीं दिया कि तुम्हें बाद में बनने का भी कोई दावा नहीं कर सकते तुम,
तुम इस लाइन में अगर तुम दास बने हुए थे कभी भी। अब क्या है, संकुचित परिभाषा, नैरो, नैरो क्या था बेटा, बिल्कुल छोटा, ठीक है। अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा अत्यंत संकीर्ण है, बहुत छोटी सोचो, मान लो बहुत छोटा इन्होंने वो सोच रखा अपना विजन। यदि शासन क्रिया में भाग लेना मात्र ही नागरिकता मिलने के, तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सभी संख्या बहुत कम होगी। तो यही बोल रहे हैं कि अगर नागरिकता पाने के लिए तुम्हें जो आपकी प्रशासन व्यवस्था उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो ये तो बहुत कम हो गया ना। सिर्फ कितने बंदे आएंगे ना, आप खुद सोचो। कार्यपालिका को ले लो, जो हमारे कार्यपालिका वाले हो गए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं विधि बनाने में, क्योंकि स्टार्ट वहीं से होता है। आईएएस वगैरह जो होते हैं वो बनाते हैं पॉलिसी वगैरह, पॉलिसी मेकिंग में पहला स्टेप उनका होता है, फिर आगे जाता है। तो ऐसे कितने लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1000 ले लो। इसके बाद तो फिर नागरिकता के लिए लोग बचे ही नहीं, है ना। श्रमिकों को राजनीतिक अधिकार से वंचित करना, जो लेबर्स हैं, देखो उनको क्यों वो कर रहे तुम। अगर कोई इंसान गरीब है तो क्या तुम उसे वो नहीं दोगे नागरिकता, जीने का तो अधिकार है उसका, देश में अगर रह रहा है तो देश का नागरिक है वो, तुम उसको किस आधार पे ऐसे क्यों मतलब बिल्कुल भेदभाव कर रहे हो। तो ये कि इन्होंने श्रमिकों के साथ जो किया ना, उस पर सबसे ज़्यादा आलोचना होती है कि कैसी सोच है तुम्हारी। लेबर से, एक तो वो तुम्हारा काम कर रहे हैं, है ना, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ना वो, तो वो तो अच्छे लोग हुए, उनको क्यों ऐसे हटा दिए गए। अरस्तु ने श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित रखा। और एक तो वह नागरिकों को समानता की बात करें। अब देखो, एक तरफ तो इन्होंने ये वाली बात बोली कि समानता हो, नैतिकता हो, न्याय हो, दूसरी तरफ खुद अन्याय कर रहे हैं, है ना, कि सारे रिच लोगों को इन्होंने दे दी, जो लोग विधि विधान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ठीक है, उनको दे रहे हो, और इनको उन्होंने तुमने रखा नहीं। तो ये तो असमानता है ना, ये तो खुद तो भेदभाव कर रहे हैं ये। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग को इस अधिकार से वंचित कर दिया, खुद ही ने अधिकार और न्यायों की बात की और खुद ही ने इनको वंचित कर दिया। चलिए बेटा, ये वीडियो इतनी थी, एक बार रिवाइज करा देती हूँ पूरा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले परिचय करना है आपको, पेपर में अगर इनका आता है अरस्तु जी का सिद्धांत के बारे में नागरिकता पे, तो इनका परिचय लिखना है आपको कि अरस्तु राजनीति के महान जनक थे। अरस्तु प्राचीन यूनानी थे, महान विचारक थे, दार्शनिक थे। यूनान की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए उस हिसाब से इनके वो है। राज्य में क्या है, न्याय की बात करी, नागरिकता आदि विषय वस्तुओं में इन्होंने महत्वपूर्ण बातें बोली। और किस में बोली, पॉलिटिक्स नामक बुक में। जो नागरिकता, ये फर्स्ट विचारक थे, ये हैं अरस्तु और ये प्लेटो हैं, इनके स्टूडेंट थे ये। नागरिकता पर विचार रखने वाले सबसे पहले ये थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया कि नागरिक कौन नहीं है, जिसमें कितने बंदे इंक्लूड हो रहे हैं, व्यापारी हो गए, महिलाएं, बच्चे, दास, वृद्ध व्यक्ति, विदेशी वगैरह, इनको इन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि कौन है, जिसमें उन्होंने सिर्फ किन लोगों को लिया, जो विधि निर्माण में पार्टिसिपेट करे, सरकार के अंग है जो, और जो न्याय व्यवस्था में पार्टिसिपेट करें, जज हो गए जो सारे, बस इनको उन्होंने वही रखा। और बुद्धिमान व्यक्ति हो जो, 3 प्रकार के लोगों को इन्होंने रखा सिर्फ और सिर्फ। जिससे क्या है, इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि ये गलत बात है। वुमेंस को तुम क्यों नहीं ले रहे, 50% आबादी कट गई। इन्होंने खुद ने न्याय की बात करी, फिर उन्होंने खुद ने यहाँ पे लेबर्स के साथ अन्याय कर दिया, है ना। और आज के टाइम पे ये वाली इनकी जो सिद्धांत है, जीरो वैल्यू इनकी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं, किसी भी देश में नहीं है। तो इसलिए ये कि आज के हिसाब से ये एप्लीकेबल नहीं है। चलो बेटा, अब भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।